हेलो टू एवरीबॉडी। राजस्थान स्कूल जाड़पाड़ी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बच्चों, लास्ट वीडियो में हमने मैग्नेटिज्म स्टार्ट किया था, जिसका पार्ट फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें मैग्नेट का बेसिक डिस्कस हुआ था। आज हम पार्ट 2 को डिस्कस करते हैं। पार्ट 2 को डिस्कस करने से पहले आपसे एक बात शेयर करनी थी कि कोरोना को लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो, क्योंकि ये कोरोना एक बुरा दौर है जो कुछ समय में चला जाएगा। ये ठीक उसी तरह है जिस तरह किसी परिवार में कोई कैजुअल्टी हो जाती है तो कुछ समय के लिए परिवार अस्त व्यस्त हो जाता है, लेकिन थोड़े दिन बाद वापस उसी रूटीन में आ जाता है। तो कोरोना को लेके बिल्कुल भी पैनिक नहीं हो। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक पे। बेटा जी, आज पढ़ते हैं हम चुंबक के प्रकार, टाइप ऑफ मैग्नेट। तो जो चुंबक है मेनली दो प्रकार की होती है। एक प्राकृतिक चुंबक बोले तो नेचुरल मैग्नेट, और दूसरी है कृत्रिम चुंबक बोले तो आर्टिफिशियल मैग्नेट। अब नाम से काम है कि प्राकृतिक चुंबक है जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, प्राकृतिक चुंबक जो हमें प्रकृति से प्राप्त होती है, और कृत्रिम चुंबक होती है जो मानव निर्मित होती है। कृत्रिम चुंबक मानव निर्मित और प्राकृतिक चुंबक प्रकृति द्वारा प्राप्त। अब देखो, जो प्राकृतिक चुंबक है प्रकृति द्वारा प्राप्त है, अतः इसका जो आकार आकृति है वो अनियमित होगा, यानी कि प्रकृति से प्राप्त होगी, अतः इसका अनियमित आकार आकृति होगा। जबकि कृत्रिम चुंबक की बात करें, क्योंकि कृत्रिम चुंबक मानव निर्मित है, अतः ये इसका आकार आकृति निश्चित होगा, यानी कि इसका निश्चित आकार आकृति। क्योंकि भाई कृत्रिम चुंबक है, मानव बनाएगा तो इसका निश्चित आकार आकृति बना सकता है। अब बात करें प्राकृतिक चुंबक में, थोड़ी सी और आगे बात करें तो इसकी एक बात हो गई कि प्राकृतिक चुंबक प्रकृति द्वारा प्राप्त होती है। दूसरी बात हो गई कि इसका अनियमित आकार आकृति होता है। तीसरी बात कि इसका जो चुंबक तो होता है वो कमज़ोर होता है। चुंबक तो बोले तो प्राकृतिक चुंबक में जो चुंबक का गुण है वो कमज़ोर होता है, यानी कि प्राकृतिक चुंबक जैसे चुंबक होती है लोहे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करती है, तो प्राकृतिक चुंबक है वो उसमें लोहे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने का गुणधर्म कमज़ोर होता है। इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जो लोहे का अयस्क है मैग्नेटाइट, लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट Fe3O4, इसका यानी मैग्नेटाइट का ये केमिकल फॉर्मूला है। लोहे का अयस्क मैग्नेटाइट एक प्राकृतिक चुंबक है। ये हो गई हमारे पास प्राकृतिक चुंबक। अब बात करें कृत्रिम चुंबक की। अब बेटा जी, कृत्रिम चुंबक भी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है हमारे पास स्थायी चुंबक परमानेंट मैग्नेट, और दूसरी होती है अस्थायी चुंबक टेम्परेरी मैग्नेट। अब जो स्थायी चुंबक है, अगर इसके निर्माण की बात करें तो स्थायी चुंबक बनाई जाती है कठोर स्टील से बना लो, या फिर कोबाल्ट स्टील से बना लो, या फिर टंगस्टन से बना लो, या फिर एल्निको। एल्निको एक मिश्र धातु है जो एल्यूमिनियम निकिल कोबाल्ट का मिश्रण है। तो अगर आपको स्थायी चुंबक बनानी है तो कठोर स्टील, या फिर कोबाल्ट स्टील, या फिर टंगस्टन, या फिर मिश्र धातु एल्निको के द्वारा बनाई जाती है। यानी कि अगर स्थायी चुंबक को अगर डिफाइन करें तो क्या बोलेंगे कि वह चुंबक जो कठोर स्टील या फिर कोबाल्ट स्टील या टंगस्टन या एल्निको के द्वारा बनाई जाती है स्थायी चुंबक कहलाती है। इधर अस्थायी चुंबक की बात करें तो अस्थायी चुंबक बनाई जाती है या तो नरम लोहा या फिर नरम स्टील। तो अस्थायी चुंबक को डिफाइन करना हो तो बोलेंगे कि वह चुंबक जो नरम लोहा या फिर नरम स्टील के द्वारा बनाई जाती है अस्थायी चुंबक कहलाती है। अब स्थायी चुंबक की प्रॉपर्टीज़ की बात करें तो स्थायी चुंबक का जो चुंबक तो होता है वो लंबे समय तक उपस्थित रहता है। भाई नाम से काम है स्थायी, स्थायी हो गया तो स्थायी चुंबक बना ली, उसमें जो गुणधर्म आ गया इसका जिसको कहेंगे चुंबकत्व है, यह चुंबकत्व लंबे समय तक उपस्थित रहता है। दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें तो स्थायी चुंबक के चुंबकत्व को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। भाई नाम से काम है स्थायी हो गई, यानी कि इसके चुंबकत्व को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता। इधर आए अस्थायी चुंबक में आए तो देखो यहाँ स्थायी चुंबक में था हमारे पास कि चुंबक तो लंबे समय तक उपस्थित रहता है, और अस्थायी चुंबक में चुंबक तो लंबे समय तक उपस्थित नहीं रहता है। इधर था हमारे पास स्थायी चुंबक में कि चुंबकत्व को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है। इधर आएगा कि चुंबकत्व को आसानी से नष्ट किया जा सकता है। नाम से काम है स्थायी है, यानी कि लंबे समय तक उपस्थित रहेगा और आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकेगा। अस्थायी है तो चुंबकत्व लंबे समय तक उपस्थित नहीं रहेगा, अर्थात इसको आसानी से नष्ट किया जा सकता है। एक बात और बात करें स्थायी चुंबक में, स्थायी चुंबक की एक बात ये बेटा जी, जो इसका जो चुंबकत्व है
चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है, यानी कि स्थायी चुंबक है। स्थायी चुंबक हम बनाएंगे, इसमें जो चुंबकत्व का गुण हो गया वो स्थायी हो गया। अब उसके चुंबकत्व के गुण को अगर हम कम ज़्यादा करना चाहेंगे तो वो नहीं कर सकते, यानी कि अर्थात स्थायी चुंबक के चुंबकत्व को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। इसमें उल्टा हो जाएगा, इसमें हो जाएगा कि अस्थायी चुंबक के चुंबकत्व को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी कि कंपैरिजन करके आराम से इजी वे में याद किया जा सकता है। जो स्थायी में है उसका उल्टा अस्थायी में हो गया। अब बात करें बेटा जी आगे कि प्रश्न ये उठता है कि जो स्थायी चुंबक है वो कठोर स्टील, कोबाल्ट स्टील या टंगस्टन या फिर एल्निको के द्वारा क्यों बनाई जाती है। इधर अस्थायी चुंबक है जो नरम लोहा या फिर नरम स्टील के द्वारा क्यों बनाई जाती है। या फिर आगे और बात करें कि इसके उपयोग क्या क्या होंगे, इसके उपयोग क्या क्या होंगे, वो हम इसी चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे कि स्थायी चुंबक को इसके द्वारा क्यों बनाया गया, इसके उपयोग क्या क्या हैं। अस्थायी चुंबक को इसके द्वारा क्यों बनाया गया, इसके उपयोग क्या क्या है, इसी चैप्टर के लास्ट में डिस्कस करेंगे। अब बेटा जी यहाँ से एक थोड़ी सी काम की बात है, हमने पढ़ा है कि जो स्थायी चुंबक है वो कठोर स्टील और कोबाल्ट स्टील, इधर आ गया नरम लोहा, नरम स्टील। अब अगर बात करें एक तो आ गया हमारे पास नरम लोहा, नरम लोहा। दूसरा आ गया, जैसे हम अकेला बोलता हूँ मैं यहाँ पे केवल स्टील बोलता हूँ। देखो अगर आपको कोबाल्ट स्टील बोलता है या फिर कठोर स्टील बोलता है कि इसके द्वारा कौन सी चुंबक बनाई जाएगी, तो कौन सी चुंबक बनाई जाएगी, स्थायी चुंबक बनाई जाएगी। आपसे बोला जाए नरम लोहा या फिर नरम स्टील के द्वारा कौन सी चुंबक बनाई जाएगी, तो अस्थायी चुंबक बनाई जाएगी। यानी कि कठोर स्टील में बात करें तो कठोर स्टील और कोबाल्ट स्टील के द्वारा तो कौन सी बनाई जाती है, स्थायी चुंबक, और नरम स्टील के द्वारा कौन सी बनाई जाती है, अस्थायी चुंबक। तो अगर अगला साफ साफ बोल रहा है कि कठोर स्टील के द्वारा कौन सी बनाई जाएगी, स्थायी चुंबक, कोबाल्ट स्टील के द्वारा कौन सी बनाई जाएगी, स्थायी चुंबक, इधर नरम स्टील के द्वारा कौन सी बनाई जाएगी, अस्थायी चुंबक। बट अकेला केवल स्टील बोल रहा है, अगला केवल स्टील बोल रहा है कि स्टील के द्वारा कौन सी चुंबक बनाई जाएगी और नरम लोहे के द्वारा कौन सी चुंबक बनाई जाएगी। तो नरम लोहे में तो कोई एतराज़ नहीं है, नरम लोहे को तो हमने यहाँ लिखा है अस्थायी चुंबक में, तो नरम लोहे के द्वारा तो क्या बनाई जाएगी, अस्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबक। केवल अकेला स्टील बोले तो स्टील के द्वारा क्या बोलोगे आप, स्थायी चुंबक, स्थायी चुंबक। यानी कि स्टील में ये नहीं बोले कि कठोर स्टील है या फिर नरम स्टील है, केवल स्टील बोल रहा है मतलब स्थायी चुंबक बनाएंगे। और स्टील में पर्टिकुलर बोल दे कि कठोर स्टील है या फिर कोबाल्ट स्टील है या फिर नरम स्टील है, तो फिर कठोर स्टील और कोबाल्ट स्टील में तो आ गया स्थायी चुंबक और नरम स्टील में आ गया अस्थायी चुंबक। ये चुंबक के प्रकारों की बात हो गई। आगे बढ़ते हैं। अब अपना नया टॉपिक है छड़ चुंबक। छड़ चुंबक जिसको इंग्लिश में कहा जाएगा बार मैग्नेट, बार मैग्नेट, ये हमें पढ़नी है। तो पहली बात तो बेटा जी यहाँ से ध्यान रखना है कि जो छड़ चुंबक है एक कृत्रिम चुंबक है। कौन सी चुंबक है, कृत्रिम चुंबक है, कृत्रिम चुंबक है। अब इसको अगर बनाएं तो ये छड़ चुंबक आपको ध्यान में रखना है, ये छड़ चुंबक ही बनेगी। ये एन पोल और ये इसका एस पोल, यानी कि एन पोल, ये इधर हो गया एस पोल। एन पोल बोले तो उत्तरी ध्रुव है, एस पोल बोले तो दक्षिणी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव है। ये आपको ध्यान में रखना है कि कहीं यूं बना हुआ मतलब क्या है, ये छड़ चुंबक है। अब हम पढ़ेंगे छड़ चुंबक के गुणधर्म। और छड़ चुंबक ये कोई भी चुंबक है इसके ये पोल भी ध्यान रखना, दो पोल होंगे, एन पोल एस पोल। एन पोल बोले तो उत्तरी ध्रुव है, एस पोल बोले तो दक्षिणी ध्रुव है। अब इसको छड़ चुंबकों में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी कि छड़ चुंबक के गुणधर्म पढ़ेंगे। इसका पहला गुणधर्म है
आकर्षण प्रवृत्ति, आकर्षण प्रवृत्ति। देखो आकर्षण प्रवृत्ति में हमने कल पढ़ा था कि ये हमारे पास कोई चुंबक थी, इस चुंबक के पास हम कोई लोहे चुंबकीय पदार्थ लेके आएंगे, लोहे चुंबकीय पदार्थ। तो ये जो चुंबक है इन लोहे चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करेगी, अपनी ओर आकर्षित करेगी। यह आकर्षण प्रवृत्ति है जो हमें पढ़नी है। देखो पढ़ते हैं कैसे कि क्या छड़ चुंबक पर ये समान प्रकार से आकर्षण की प्रवृत्ति है या फिर असमान प्रकार से है। तो देखो ये छड़ चुंबक बनाया हमने, ये छड़ चुंबक, ये एन पोल हो गया और ये एस पोल हो गया। अब इसके पास लोहे का बुरादा लेके आएंगे। लोहा भी तो लोहे चुंबकीय पदार्थ ही तो है ना, यानी कि लोहे को ये चुंबक है अपनी ओर आकर्षित करेगी। ये हो गया लोहे चुंबकीय पदार्थ, लोहे चुंबकीय पदार्थ। अब इसके पास लेके आएंगे तो ये जो लोहे का बुरादा है वो छड़ चुंबक के सिरों पर ज़्यादा चिपकेगा, यानी कि ये एन सिरा हो गया और ये एस सिरा हो गया। तो ये लो सिरों पे, यानी कि यूँ इस प्रकार से ये चिपकेगा, यानी कि लोहे का बुरादा ये चिपक गया। अब देखो बेटा जी, ये एन पोल है, ये एस पोल है। तो एन पोल और एस पोल, या फिर यूँ कहें कि एन सिरा और एस सिरा, या फिर यूँ कहें कि छड़ चुंबक के सिरों के पास दो सिरे हो गए, एक ये वाला सिरा और एक ये वाला सिरा। तो छड़ चुंबक के सिरों पर लोहे का बुरादा अधिक चिपकता है, छड़ चुंबक के सिरों पर लोहे का बुरादा अधिक चिपकता है, और बीच में छड़ चुंबक के मध्य भाग में कम चिपकता है। ये कम और ये अधिक। कहने का मतलब ये हो गया कि छड़ चुंबक के मध्य भाग में आकर्षण की प्रवृत्ति कम होती है, छड़ चुंबक के मध्य भाग में आकर्षण की प्रवृत्ति कम होती है, और छड़ चुंबक के सिरों पर क्योंकि छड़ चुंबक के सिरों पर लोहे का बुरादा अधिक चिपका है, यानी कि छड़ चुंबक के सिरों पर आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है। छड़ चुंबक के मध्य भाग में आकर्षण की प्रवृत्ति कम होती है क्योंकि छड़ चुंबक के मध्य भाग में लोहे का बुरादा कम चिपका है और छड़ चुंबक के सिरों पर लोहे का बुरादा अधिक चिपका है, यानी कि छड़ चुंबक के सिरों पर आकर्षण की प्रवृत्ति अधिक होती है। अब देखो इस हमें डिसाइड करना है कि ये जो इसको बोलेंगे हम एन पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव है, और दूसरा हो गया एस पोल, बोले तो दक्षिणी ध्रुव है। इनको डिसाइड करें। अब देखो एन पोल और एस पोल बोले, कहने का मतलब ध्रुव हो गया। हमें ध्रुव को परिभाषित करना है। किसको परिभाषित करना है? ध्रुव को परिभाषित करना है। तो देखो एक ध्रुव यहाँ है, एक ध्रुव यहाँ है। इसको कैसे परिभाषित करेंगे कि छड़ चुंबक के, क्योंकि मैं बार बार छड़ चुंबक बोल रहा हूँ क्योंकि हम मेनली छड़ चुंबक पढ़ रहे हैं। कौन सी चुंबक पढ़ रहे हैं? छड़ चुंबक पढ़ रहे हैं। तो देखो छड़ चुंबक के सिरों पर स्थित वे बिंदु, छड़ चुंबक के सिरों पर, एक सिरा ये एक सिरा ये, छड़ चुंबक के सिरों पर स्थित वे बिंदु बोले तो एक ये बिंदु हो गया, एक ये बिंदु हो गया। छड़ चुंबक के सिरों पर स्थित वे बिंदु जहां आकर्षण की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, छड़ चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। एक बार दोबारा बोल रहा हूं, छड़ चुंबक के सिरों पर स्थित वे बिंदु, एक ये बिंदु एक ये बिंदु, छड़ चुंबक के सिरों पर स्थित वे बिंदु जहां आकर्षण की प्रवृत्ति सर्वाधिक होती है, छड़ चुंबक के ध्रुव कहलाते हैं। यानी कि ये दो ध्रुव हो गए, एक एन पोल हो गया, इनकी उत्तरी ध्रुव हो गया, दूसरा एस पोल बोले तो दक्षिणी ध्रुव हो गया। ये हो गई आकर्षण की प्रवृत्ति। आगे बात करें दूसरा गुणधर्म। दूसरा आएगा हमारे पास दिशा निर्देशन। दिशा निर्देशन, दिशा निर्देशन क्या है? देखो कल हमने पढ़ा था कि प्राचीन यूनान में एशिया माइनर प्रांत के मैग्नेशिया जिले में एक पदार्थ की खोज हुई जिसे स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर एक निश्चित दिशा में तैरता था। यानी कि क्या हो गया कि छड़ चुंबक है, कोई सी भी चुंबक हो, मैं छड़ चुंबक बोल रहा हूँ क्योंकि हम छड़ चुंबक पढ़ रहे हैं।
तो छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर एक निश्चित दिशा में तैरती है। छड़ चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक लटकाने पर यह एक निश्चित दिशा में तैरती है। अब देखो कौन सी दिशा में तैरती है। जैसे मान लो ये हमारे पास छड़ चुंबक है, इसके दो सिरे हो गए या दो पोल हो गए, ये तो हो गया एन पोल और ये हो गया एस पोल। अभी इसको यहाँ बीच में से बांध के स्वतंत्रता पूर्वक लटकाएंगे तो ये सदैव पृथ्वी के भौगोलिक उत्तरी और भौगोलिक दक्षिण की ओर तैरेगी। यानी कि छड़ चुंबक का एक सिरा तो भौगोलिक उत्तर की ओर होगा और दूसरा सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर होगा। अब छड़ चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर इधर हो गया, भौगोलिक दक्षिण इधर हो गया, तो ये छड़ चुंबक है। छड़ चुंबक का जो सिरा भौगोलिक उत्तर की ओर तैरेगा उसको छड़ चुंबक का एन पोल या उत्तरी ध्रुव कहा जाएगा। छड़ चुंबक का जो सिरा या फिर जो ध्रुव भौगोलिक उत्तर की ओर तैरता है उसको छड़ चुंबक का उत्तरी ध्रुव या फिर एन पोल कहा जाता है। और छड़ चुंबक का जो ध्रुव या जो सिरा भौगोलिक दक्षिण की ओर तैरता है उसको छड़ चुंबक का दक्षिणी ध्रुव या फिर एस पोल कहा जाता है। यह हो गया इसका दिशा निर्देशन। यानी कि भौगोलिक उत्तर की ओर तैरने वाला ध्रुव तो हो गया एन पोल और भौगोलिक दक्षिण की ओर तैरने वाला हो गया एस पोल। तीसरी बात करें, ध्रुवों के मध्य बल की प्रकृति। ध्रुवों के मध्य बल की प्रकृति कि ध्रुवों के मध्य कैसा बल लगेगा। देखो इस त्रिवेदिकी में भी आपने पढ़ा कि जैसे हमारे पास प्लस क्यों आवेश है, दूसरा प्लस क्यों आवेश है, इनमें क्या होगा प्रतिकर्षण। एक माइनस है, दूसरा माइनस है, इनमें भी क्या होगा प्रतिकर्षण। और अगर एक प्लस है, प्लस क्यों है, दूसरा माइनस क्यों है, इनमें क्या होगा आकर्षण। तो इनमें ये समान प्रकृति होगी प्लस प्लस, ये समान प्रकृति होगी माइनस माइनस। तो प्लस प्लस में क्या होगा प्रतिकर्षण, माइनस माइनस में भी क्या होगा प्रतिकर्षण, और प्लस माइनस में क्या होगा आकर्षण। प्लस माइनस में क्या होगा आकर्षण और इधर क्या होगा प्रतिकर्षण। तो जैसा आवेशों के मध्य था ठीक ध्रुवों के मध्य भी ऐसा ही होगा। अगर हमारे पास समान प्रकृति के ध्रुव हैं, समान प्रकृति के ध्रुव हैं तो उनमें तो क्या हो जाएगा प्रतिकर्षण। समान प्रकृति, समान प्रकृति के ध्रुव हैं तो उनमें तो हो जाएगा प्रतिकर्षण। और अगर हमारे पास विपरीत प्रकृति के ध्रुव हैं, विपरीत प्रकृति के ध्रुव उनमें हो जाएगा आकर्षण। ठीक वैसा ही है जैसा आवेशों के मध्य था। जैसे ये हमने लिया एन पोल और ये दूसरा भी ले लिया एन पोल, तो एन पोल समान प्रकृति हो गई, इनमें क्या हो जाएगा प्रतिकर्षण। यानी कि ये जो ध्रुव हैं एक दूसरे को दूर भेजेंगे, ये हो गया प्रतिकर्षण। जैसे अब की बार हमने ले लिया, एक तो ले लिया एस पोल और दूसरा भी ले लिया एस पोल, तो एस एस भी क्या हो गया समान प्रकृति हो गई, इनमें भी क्या हो जाएगा प्रतिकर्षण। ये हो गया, या इन दोनों में तो क्या हो गया प्रतिकर्षण। अब अगर ले लें हम, एक तो ले लेते हैं एन पोल और एक ले लेते हैं एस पोल, तो एन पोल और एस पोल विपरीत प्रकृति के हो गए, विपरीत प्रकृति के हो गए तो ये एक दूसरे को अपनी ओर आकर्षित करेंगे, यानी कि ये हो गया आकर्षण। ये हो गया ध्रुवों के मध्य बल की प्रकृति। ध्रुवों के मध्य बल की प्रकृति का मतलब हो गया अगर समान प्रकृति के ध्रुव हैं तो एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे, विपरीत प्रकृति के ध्रुव हैं तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो बच्चों मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जो आपने पहले से सुन रखी है। ये कहानी होगी, कहानी में क्या था कि एक हमारे पास कछुआ था, एक खरगोश था। दोनों में रेस हुई और उसमें कछुआ जीत गया। अब आप कहोगे कि सर ये कहानी क्या होगी, ये तो हमने बहुत पहले सुन रखी है। अब इसको बच्चों मॉडिफाई करते हैं। देखो कछुए की क्या खासियत थी कि कछुआ धीरे चल रहा था, बिल्कुल धीरे धीरे चल रहा था, यानी कि स्लोली स्लोली चल रहा था, और खरगोश तेज चल रहा था। सेकंड क्या थी, ये धीरे धीरे चल रहा था लेकिन लगातार चल रहा था, लगातार चल रहा था। और ये तेज तो चल रहा था लेकिन बीच बीच में रुक जाता था, यानी कि लगातार नहीं चल रहा था, लगातार नहीं चल रहा था। तो देखो जीता कौन, जो धीरे धीरे चला और लगातार चला। हारा कौन, जो तेज चला और लगातार नहीं चला। तो अब आप कहोगे कि सर हम धीरे धीरे चल रहे हैं
और लगातार भी चल रहे हैं, यानी कि लगातार चल रहे हैं कि रोज़ वीडियो देख रहे हैं 1-2, यानी कि रोज़ वीडियो देख रहे हैं, ये तो लगातार हो गया। और धीरे धीरे चल रहे हैं, मतलब रोज़ हम इतना ही देखते हैं कि 5 मिनट वीडियो देख लिया या फिर कभी 7 मिनट वीडियो देख लिया, यानी कि आप लगातार तो चल रहे हो लेकिन धीरे धीरे चल रहे हो। तो बेटा जी अब समय चेंज हो गया है, अब ऐसा नहीं होगा कि जो बहुत पहले कहानी थी वो दोहराई जाएगी, यानी कि कासवा जीत जाएगा, यानी कि आप धीरे धीरे चलो और धीरे धीरे चलो और लगातार चलते रहो, उसके बावजूद भी आप जीत जाओ। अब ऐसा नहीं होगा, आपको एक चीज़ यहाँ कछुए की फॉलो करनी पड़ेगी और दूसरी चीज़ खरगोश की फॉलो करनी पड़ेगी। यानी कि कछुए की तो क्या फॉलो करोगे आप कि हम लगातार चलेंगे, लगातार चलेंगे, और खरगोश के लिए कि हम तेज़ चलेंगे, यानी कि आपको लगातार भी चलना है और तेज़ भी चलना है, तभी आप सफल हो पाओगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद।